A very good morning to all of you, and topic number 4 of section A of the UPSC Essay 2024 paper. The topic was "The Doubter is a True Man of Science." I welcome you all for today's video. I am your friendly educator Kuber Singh, friendly neighborhood educator Kuber Singh, and I teach IR, internal security and essay writing. Alright, now in this video what am I going to do? I am going to discuss seven personalities with you जो कि इस कोटेशन के साथ रेजोनेट करते हैं, उनकी जो लाइफ जर्नी है वो इस कोटेशन के साथ रेजोनेट करती है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे एग्जांपल्स जो कि रेजोनेट करते हैं रिस्पेक्टिव कोटेशंस के साथ, आपने भी अपने एसे के पेपर में जरूर डालने हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो अगले साल अपना पेपर देंगे एसे का। एग्जाम्पल नंबर 1, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, and he was a big doubter. He was a big doubter of the rigid caste system which was prevalent in India for thousands and thousands of years. Or he did not accept it. He had the option that he could have accepted it, but instead of accepting it as an inherent part of tradition, Ambedkar used a very rational, a very scientific approach to argue against the very tenet of this caste system. कई सारे सोशल स्ट्रक्चर्स पढ़े, कई सारे लीगल सिस्टम्स को पढ़ा, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स को पढ़ा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को पढ़ा, और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म से और अपने नॉलेज के जरिए उन्होंने हाईलाइट करा कि देखो, अंग्रेजों ने तो भारत को क्या लूटना, लेकिन हमारे कास्ट सिस्टम ने ही, हमारे डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम ने ही हमारे देश को इतना ज्यादा अलग बना दिया है, लोगों को इतना विपरीत बना दिया है, लोगों में इतना ज्यादा एनिमिटी है कि क्या बात करें। और उनकी जो स्केप्टिसिज्म थी, आई मीन ही वाज वेरी स्केप्टिस एंड ही वाज वेरी एप्रीहेंसिव टुवर्ड्स दिस आइडिया ऑफ डिवाइन ऑर्डर, कि उनका ये कहना था कि ये भगवान का कोई फरमान नहीं है कि आप ऊंची जाति के हैं, आप लोअर जाति के हैं। ये गलत है, ये बात गलत है जो कि इतने सदियों से, इतने सालों से हमें बताई जा रही है। और इसीलिए उन्होंने इंश्योर किया, हमारे संविधान के निर्माता ने यह बात को इंश्योर किया कि इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, चाहे वो दलित समाज से हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी रंग रूप के हो, लेकिन इक्वल राइट्स फॉर ऑल। देखो, कोटेशन जो है, द डाउटर इज द ट्रू मैन ऑफ साइंस, नॉट नेसेसरली कि हमने सिर्फ साइंस के फील्ड में ही ऐसे लोगों की बात करनी है जिन्होंने क्वेश्चन किया हो, डाउट किया हो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को और कोई नई चीज डिस्कवर करी हो। मैं चलो ये B.R. अंबेडकर का एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन एक छोटी सी बात आपको अगले एग्जाम्पल पे जंप होने से पहले बताना चाहता हूं। मेरी हमेशा एडवाइस रहती है अपने दोस्तों को, काफी सारे दोस्त आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज लेने के लिए, रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए। कभी भी आपके साथ कोई बंदा कंफर्म कर रहा है ना, कभी भी आपके साथ कोई कंफर्म कर रहा है, आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी करी जा रहा है, वो कभी आपका दोस्त नहीं है। आपका दोस्त कौन होगा? जो आपको क्रिटिक करेगा, जो आपको डाउट करेगा, जो आपकी बताई गई बात को सच नहीं मानेगा, आपको कहेगा कि नहीं यार तूने बात बताई है लेकिन तेरी इस बात में ये वाली बात मेरे को गलत लग रही है। यानी कि जो आपके साथ कंफर्मिटी कर रहा है, जो आपके साथ हर एक बात पे हाँ हाँ मिला रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपको ग्रो नहीं करने देगा। एक ऐसा रिलेशन जहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलता है, क्रिटिक मिलता है, आपके अच्छे के लिए, ऑफ कोर्स आपके अच्छे के लिए, वो हमेशा आपको रिलेशन को और आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो कहना ये चाह रहा हूं दैट द डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस, यानी कि जब तक हम एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को, कॉन्फर्मिटी को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक हम रैशनल अप्रोच कैसे लेके आ पाएंगे। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भी एस्टैब्लिश्ड कन्फर्म्ड नॉर्म्स को चैलेंज किया, कास्ट सिस्टम के नॉर्म्स को। देन अगला एग्जांपल है रेचल कार्सन का। ये अमेरिकन मरीन बायोलॉजिस्ट थे और एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट थे, और 1950s में अमेरिका में DDT को लेके इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था। इनका ये कहना था कि ये जो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, ये सेफ नहीं है। इंडस्ट्रीज में ये वाली बात काफी उठी थी कि नहीं, DDT और ये केमिकल पेस्टिसाइड्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं क्रॉप्स पे, ये बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन शी वाज वेरी स्केप्टिक, शी वाज वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ दीज केमिकल पेस्टिसाइड्स, एंड अल्टीमेटली अपनी एप्रीहेंशन के तदार पे उन्होंने जाके आगे रिगरस साइंटिफिक रिसर्च किया, एंड बाद में उन्होंने एक बुक लिखी द साइलेंट स्प्रिंग। 1962 में उन्होंने एक बुक लिखी द साइलेंट स्प्रिंग। और इनके जो डाउट्स थे, रेचल कार्सन के जो डाउट्स थे रिलेटेड टू द केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड द DDT, बिकॉज केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो थी, जो कि ये सब चीजें बना रही थी, उनकी वो लॉबी कर रही थी कि नहीं यार ये DDT वगैरह बिल्कुल सेफ है क्रॉप्स पे यूज करने के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है।
लेकिन रेचल कार्सन ने डाउट्स रेज करे कि नहीं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है हमारी फूड चेंज पे। अगर क्रॉप्स पे ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करोगे तो बाद में पानी के ज़रिए जो रेजिड्यू है वो समुद्र में जाएगा, नदी में जाएगा, मछली उससे परेशान होगी, वो केमिकल सारा मछली के स्टमक के अंदर आएगा। कल को इंसान मछली खाएंगे तो उनके बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा हुआ है कि फूड चेन में DDT केमिकल पेस्टिसाइड्स हमारे भी एंटर करने शुरू हो जाएंगे पेट के अंदर। अब ये पूरी की पूरी रिसर्च रेचल कार्सन ने करी, लेकिन ये रिसर्च वो तब तक ना कर पाते जब तक वो डाउट ना करते। किस बात को डाउट ना करते? जो इस्टेब्लिश नॉर्म था कि DDT केमिकल पेस्टिसाइड सेफ टू यूज है। इस बात को डाउट करके उन्होंने रिसर्च किया और एक बहुत पावरफुल मूवमेंट को इग्नाइट किया, हाईलाइटिंग द इन्वायरमेंटल डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड पेस्टिसाइड यूज। डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम वेरी पावरफुल केमिकल कंपनीज, उनकी एक्टिविज्म के बदौलत क्रिएट करा अमेरिका में द US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, द US EPA। और आगे जाके इस एजेंसी ने और इनकी मूवमेंट ने, रेचल कार्सन की मूवमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस अमंग्स द एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू केमिकल पेस्टिसाइड्स। थर्ड एग्जाम्पल है चार्वक फिलॉसफी का। चार्वक स्कूल जिसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आपने पढ़ा है, इसको लोकयत भी कहते हैं। ये एंशिएंट इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम था जो डाउट करता था द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ आफ्टर लाइफ और डिवाइन बीइंग्स। नाउ जैसे कि बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो कि वेदास को मानते थे, वेदास को महत्वता देते थे, चार्वक स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइज करता था मटेरियलिज्म को, एम्पेरिकल रीजनिंग को, और एक बहुत एप्रीहेंसिव अप्रोच एडवोकेट करता था टू नॉलेज। देन अगली बात करते हैं आर्यभट्टा की। आर्यभट्टा, दुनिया जानती है आर्यभट्टा को। आर्यभट्टा की बहुत बड़ी देन थी, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, शून्य दुनिया को दिया उन्होंने, एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के। और उन्होंने एक बहुत पुराना बिलीफ चैलेंज किया। ये आगे जाके आपने गैलीलियो की कहानी में भी सुना होगा, वैसे मैं भी बताऊंगा गैलीलियो का भी एग्जांपल इससे रिलेटेड, कि पहले ना थ्योरी थी, ये बहुत पुराना बिलीफ था जियोसेंट्रिक मॉडल का, कि सन नहीं बट अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। अभी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं कि भैया जो सन है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन पहले थ्योरी क्या थी हजारों साल पहले, कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द मून भी रिवॉल्व करता है, सन भी करता है, बाकी सारे प्लैनेट्स भी करते हैं, ये थ्योरी थी। लेकिन आर्यभट्ट ने इतने साल पहले इस थ्योरी को चैलेंज किया और यह कहा कि अर्थ तो अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है और अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन करता है। और आर्यभट्टा की इस थ्योरी ने ग्राउंडवर्क ले डाउन किया फॉर द हीलियोसेंट्रिक मॉडल। ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल वही थ्योरी है जो कि आगे जाके रेनेसां के टाइम पे और जब यूरोप में जो रेवोल्यूशन का टाइम था वहां पे ये थ्योरी को बहुत ज्यादा महत्वता मिली। देन अगेन आर्यभट्टा से रिलेटेड गैलीलियो आ जाता है। गैलीलियो का रिलेशन भी इस कोटेशन के साथ बिल्कुल बखूबी से बनता है। गैलीलियो को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। अर्ली 1600s में अगेन जो प्रेवलेंट बिलीफ था कि अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जियोसेंट्रिज्म, गैलीलियो ने जियोसेंट्रिज्म थ्योरी को चैलेंज किया और ये लॉन्ग स्टैंडिंग आइडिया को चैलेंज किया। गैलीलियो, कोपरनिकस, इन दोनों ने इस थ्योरी को चैलेंज किया कि जियोसेंट्रिज्म नहीं हीलियोसेंट्रिज्म, यानी कि अर्थ जो है वो खुद सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। गैलीलियो के पास एविडेंस था अपनी टेलीस्कोप के जरिए, उनको कंपेलिंग एविडेंस मिला जिसने जियोसेंट्रिक मॉडल थ्योरी को काउंटर किया। साइंस में दोस्तों जितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं वो एस्टैब्लिश्ड डिस्कवरीज को चैलेंज करके ही हुई हैं। कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं है जो कि चैलेंज करे बिना बन गई हो। Every discovery which we have read, which you have watched, which you have observed is because of challenge, is because of doubting the previous discoveries, is because of doubting the previous observations. That is how science works. That is how, how you promote rationality. You challenge, you question. Till the time you don't question, you don't challenge, you will keep on accepting things as you believe they are, already are. तो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी द मून्स ऑफ जुपिटर जो कि ऑर्बिट कर रहा था अराउंड द प्लैनेट एंड नॉट द अर्थ, यानी कि जो मून्स था जुपिटर का वो जुपिटर के अराउंड ऑर्बिट कर रहा था, इट वाज नॉट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। सो देयरफॉर गैलीलियो को लगा कि यार अभी तक तो ये थ्योरी जग में पूरी फेमस हुई पड़ी है, जग जहान में फेमस हुई पड़ी है कि चाहे प्लूटो हो, चाहे नेपच्यून हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, सभी अर्थ के आसपास मंडरा रहे हैं। नहीं, ये गलत थ्योरी थी। हाउएवर had he accepted the geocentric theory तो वो शायद ये heliocentric theory establish कर ही ना पाते।
कितना उनको क्रिटिसिज्म मिला, चर्च अथॉरिटी से काफी उनको ऑपोजिशन मिला, उनको कहा कि आपको फांसी लगा देंगे, आपका गला काट देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रैशनैलिटी, अपने डाउट को नजरअंदाज नहीं किया। उनका जो डाउट था दैट रिमेन्ड द कोर ऑफ हिज एक्सप्लोरेशन। और अगर इसको डाउट ना करते गैलीलियो तो शायद आज भी हम जियोसेंट्रिक थ्योरी को ही सच मान रहे होते। बट ही वॉज विलिंग टू क्वेश्चन द एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन्स व्हिच लेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द हीलियोसेंट्रिक मॉडल। गैलीलियो का डाउट पेव्ड द वे फॉर अ रेवोल्यूशन इन साइंटिफिक थॉट, शोइंग हाउ एप्रीहेंशन कैन ऑल्सो बी अ कैटलिस्ट फॉर प्रोग्रेस एंड एंड अप ट्रांसफॉर्मिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। देन इलॉन मस्क की बात करते हैं। इलॉन मस्क भी इस कोटेशन से रेलेवेंट है। इलॉन मस्क ने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक रिपीटेडली चैलेंज करा है कन्वेंशनल विजडम को, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एआई है, क्योंकि वो हमेशा करंट लिमिटेशंस को डाउट करते रहते हैं और अपनी डिस्कवरीज को, अपनी रिसर्च को और ज्यादा बेहतर करने में काम कर रहे होते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क पिछले आज से 20-25 साल पहले डाउट करते थे कि केवल नासा या जो ट्रेडिशनल सरकारी एरोस्पेस कंपनीज हैं उन पे रिलाई क्यों करना, बिकॉज उनके जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यानी कि अगर नासा के किसी स्पेस सैटेलाइट से या स्पेस व्हीकल से अगर किसी को स्पेस में ट्रैवल करना हो, दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। तो क्यों नहीं कोई ऐसा हम प्रोविजन बनाएं, प्रावधान बनाएं, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी वेंचर कर सकते हैं स्पेस ट्रैवल में और लोगों को मौका दे सकते हैं स्पेस ट्रैवल का। तो इलॉन मस्क लग पड़े अपने स्पेस एक्स मिशन पे। दैट ऑल दिस डाउट के केवल ट्रेडिशनल एरोस्पेस कंपनीज पे ही क्यों रिलाय करना, ऑल दिस डाउट लेड हिम टू फाउंड SpaceX with the goal of reducing the cost of space launches। उसी तरह से टेस्ला की बात करें, अब तो चलो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, हाइब्रिड गाड़ियां आजकल लोग चला रहे हैं, लेकिन जब ईवी की बात हो रही थी तो कई सारे लोगों ने इलॉन मस्क को कहा कि अरे यार ईवी गाड़ियां कैसे चलेंगी, कैसे फीजिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग एप्रीहेंसिव थे कि हाउ कैन वी इन्विजन अ फ्यूचर कि इलेक्ट्रिक बैटरीज पे गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन अगेन इलॉन मस्क ही क्वेश्चनड द लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स, कि कब तक हम पेट्रोल और डीजल ड्रिवन गाड़ियां चलाते रहेंगे जो कि इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एंड ही हैड द विजन, ही डेयर्ड टू सी अ फ्यूचर which was dominated by electric vehicles despite the fact that there was so much skepticism all around। अपने हर एक वेंचर में उनकी साइंटिफिक अप्रोच was grounded in questioning the assumptions and pushing the boundaries। So this is aligning perfectly with the essence of the quote। तो यानी कि जो डाउट ड्रिवन माइंडसेट है, उनका जो डाउट ड्रिवन माइंडसेट है वो ही उनकी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को प्रोपेल कर रहा है, एडवांस कर रहा है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल है of a modern doubter in the realm of science and innovation। Last example, last but not the least, APJ अब्दुल कलाम। इनकी लाइफ जर्नी भी रेजोनेट करती है with this quotation, specifically in the field of aerospace and defense in India। इनको मिसाइल मैन का दर्जा दिया गया है और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था भारत का मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम को एडवांस करने के लिए। मैं तब की बात कर रहा हूं 1960s, लेट 1960s, अर्ली 1970s एंड अर्ली 1980s की, जब भारत के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर, रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम ही वॉज वेरी स्टेडफास्ट, ही वॉज डिटर्मिन्ड कि हम यहाँ पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को, हम कोलैबोरेशन के साथ, टीम वर्क के साथ, हार्ड वर्क के साथ, परसिवियरेंस के साथ इंडिया में वो तमाम टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर को सक्षम बना सके। इंटीग्रेटेड गाइडेड डिफेंस जो प्रोग्राम बनाया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम IGMP, ये किसकी बदौलत है? एपीजे अब्दुल कलाम की बदौलत है। अब उस वक्त बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IGMDP, ये कैसे भारत बना पाएगा, ये तो सोवियट्स की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के बिना नहीं बन पाएगा। लेकिन ठीक है, सोवियट्स ने हमको मदद किया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने इस्टैब्लिश प्रोसेसेस को चैलेंज करके ऐसे प्रोसेसेस बनाए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जहां पे हमने दिखाया दुनिया को कि इंडिजिनसली हम ये चीजें बना सकते हैं। हमारे न्यूक्लियर टेस्ट की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने करे थे, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, PNE जिसको कहते हैं, उसमें कितना बड़ा योगदान था एपीजे अब्दुल कलाम का। तो आसान जर्नी नहीं रही है। उनका साइंटिफिक रिगर, उनकी क्यूरियोसिटी एंड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट लिमिटेशंस, दिस कैरिड हिम फॉरवर्ड, दिस ऑल एक्टेड एज अ कैटलिस्ट व्हिच कैरिड हिम फॉरवर्ड।
तो इनका भी डाउट ड्रिवन अप्रोच था. वन ऑफ द क्लियरेस्ट एंड अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ हिज डाउट ड्रिवन अप्रोच वाज द डेवलपमेंट ऑफ द PSLV, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. रोहिणी सैटेलाइट, साइंस में आपने शायद पढ़ा होगा. रोहिणी सैटेलाइट पहली सैटेलाइट थी 1980 में, ये भारत ने लॉन्च करी. और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने से भारत ने कदम रखा स्पेस सेक्टर में. भारत ने अपना छाप बनाया, अपना फुटप्रिंट छोड़ा स्पेस सेक्टर में. ये रोहिणी सैटेलाइट का जब लॉन्च पहली बार 1979 में किया गया था तो वो फेल हुआ था मिशन, लेकिन 1980 में ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था. तो फेलियर्स कई सारे आते रहे एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ में, सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम्स में, लेकिन इन फेलियर्स ने एपीजे अब्दुल कलाम की हिम्मत को नहीं रोका, हिम्मत को नहीं डेटर किया. And he approached these setbacks scientifically, doubting the conventional wisdom and striving to find new solutions. And his ability to question the failures happening around him and learn from these failures, इसके जरिए उन्होंने आगे अपनी नॉलेज में, अपने करियर में प्रोग्रेस किया और बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरित किया जो लोग उनके अंडर काम करते थे. और उनका जो विजन था इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं. आज इस विजन को रियलाइज करवाने में के लिए कितना अहम भूमिका एपीजे अब्दुल कलाम ने निभाई थी. एपीजे अब्दुल कलाम ने कैटेगोरिकली कहा था कि इतना ज्यादा डिपेंडेंस फॉरेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर नहीं होना चाहिए. एंड देयरफॉर ही कंटिन्यूअसली encouraged the scientific community in India to push forward to develop indigenous solution. तो उनके जो पूरी जिंदगी का कार्यकाल है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, ये अपने आप में गवाह हैं कि डाउट करना एक कमजोरी नहीं है, लेकिन एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है साइंटिफिक डिस्कवरी का, प्रोग्रेस का. बिकॉज जब तक हम डाउट नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई नई चीज की खोजना नहीं कर पाएंगे. आप कोई नई चीज कब खोजते हैं, डिस्कवर कब करते हैं? जब आपको वो चीज पता नहीं कहां पे है. जब आप चीज कोई खोजते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, इट मींस दैट यू वांट टू डिस्कवर समथिंग व्हिच इज नॉट देयर विद यू और समथिंग व्हिच इज लॉस्ट. ओनली व्हेन यू proceed forward to the path of discovery, you will have more and more questions in your mind. So doubt is not a weakness. तो अगर आप भी दोस्तों कभी ऐसा आपको लगता है कि हमें डाउट हो रहा है, क्या ये डाउट होना सही है, गलत है, डाउट इज नॉट अ वीकनेस. चाहे वो आपके करियर पाथ की बात हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशंस की बात हो, टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट ऑल योर डाउट्स. ट्राई टू फाइंड द आंसर्स एंड आई एम श्योर अगर आप एक अच्छी स्पिरिट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने डाउट्स को अप्रोच करोगे, आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. और दोस्तों आए जुड़े हमारे फाउंडेशन कोर्स में. ऐसे मजेदार एग्जांपल्स, मजेदार कोटेशंस, एनेक्डोट्स हम अपने फाउंडेशन कोर्स में भी डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप यूपीएससी 2025 के एस्पिरेंट हैं और अपने एसए में स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, नीव फाउंडेशन कोर्स इज द कोर्स विच यू नीड टू ज्वाइन. 50 मॉडल एसेज, वीडियो सॉल्यूशंस, लाइव मेंटरशिप, डाउट रेजोल्यूशन, PYQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ आपको इस कोर्स में मिलने वाला रहा है. 9,000 की प्राइस है. आई नो आपको ये प्राइस थोड़ा महंगा लग रहा है, बट लुक एट ऑल द फीचर्स जो कि आपको इसमें मिल रहे हैं. दोस्तों अगर आप इस पे कुछ डिस्काउंट भी पाना चाहेंगे तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा. कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमारी वेबसाइट पे चलता रहता है. हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं sleepyclasses.com. कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा जरूर. लेकिन इस कोर्स का हिस्सा जरूर बने अगर आप मुझसे पर्सनल मेंटरशिप चाहेंगे, और मेरे द्वारा ही आपके सारे के सारे FLTs और HLTs इवैल्यूएट किए जाएंगे. कोई और बाहर का आउटसोर्स कंटेंट राइटर नहीं शामिल होगा. एंटायरली मेरे द्वारा ये हैंड क्यूरेटेड कोर्स है फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए, आई विल सी यू वेरी सून. अपना ध्यान रखें एंड हैव अ वेरी हैप्पी संडे. थैंक यू.